बैक एवरीवन, जोर का जोड़ में मीरब ज़ीशान की तरफ से आपको एक बार फिर बहुत बहुत खुशामदीद। और बहुत सारी खबरें हमने दोपहर में आपके साथ डिस्कस की, और ऐसा कैसे हो सकता है कि हाफिज इमरान साहब हमारे साथ हों और हम इन खबरों को उनके साथ डिस्कस ना करें, तो आपकी मुलाकात करवाते चलें। हाफिज इमरान साहब, आप सबकी जान, क्रिकेट की शान, अस्सलाम वालेकुम। मीरब, बहुत शुक्रिया। हाफिज साहब, आज जब सुबह जब उठे हैं ना, उसके बाद तो ऐसे ऐसे खबरें आ रही थी कि मतलब नाश्ते के टाइम पे अलग खबर है, दोपहर खाने के टाइम अलग खबर है, रास्ते में अलग खबर है, मतलब इतनी खबरें पीसीबी में क्या चल रहा है, मतलब क्या हो क्या रहा है पीसीबी? नहीं, जब आप वैसे तो खबरें इस तादाद से आई हैं जिस तरह से आपने बयान की, इसमें थोड़ा सा और इसको बढ़ाया जा सकता है। जैसे वो जो कहते हैं कुछ बढ़ा भी देते हैं ज़ेब दास्तान के लिए, वो ये भी किया जा सकता है कि मैं चाय बनाना शुरू की तो और ख़बर, चाय पीना शुरू की तो और खबर। ठीक, बिल्कुल सही बात है। अंडा बनाना शुरू किया तो और खबर, अंडा बना के खाना शुरू किया तो और खबर। सो ये आज काफी, कल भी ऐसा ही रहा पाकिस्तान में। जैसे कल जैसे कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान किया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे के लिए अपने खिलाड़ियों का ऐलान किया, स्क्वाड्स का, कप्तान का ऐलान किया, वाइस कैप्टन का ऐलान किया। और आज फिर जैसे कल शाम रात से ये चीज़ें आना शुरू हुई सामने कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अपने वाइट बॉल के जो हेड कोच हैं गैरी क्रिस्टन, उनके साथ इख्तलाफात हैं। और फिर सुबह जब सूरज तुलू हुआ तो एक नई खबर के साथ, और जैसे जैसे सूरज की तपिश में उसकी हिद्दत में इजाफा हो रहा था, वैसे वैसे पाकिस्तान की क्रिकेट की जो हिद्दत है वो दुनिया तक पहुंच रही थी। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कारकर्दगी के हवाले से लोग इसलिए भी परेशान रहते हैं कि अगले लम्हे आइंदा आने वाले चंद मिनटों में क्या हो जाएगा कुछ जानता नहीं है कोई। सो ये काफ़ी मतलब है कि एक हलचल है पाकिस्तान क्रिकेट में, केओस, पैनिक बटन, पता नहीं क्या क्या उसमें अल्फाज आप इस्तेमाल कर रहे हैं कि कहीं बेचैनी है, कहीं परेशानी है, कहीं हैरानी है। तो ये सब चीज़ें पाकिस्तान, तो ये भी होता रहता है। सो ये पाकिस्तान के लिए कोई इतना ज़्यादा खुशकुन मंजर नहीं है अगर आप मजमूई तौर पर देखते हैं कि अगर आपके हेड कोच जो वाइट बॉल के हैं, अगर आपने उनको जून जुलाई में मेरा ख्याल है पाकिस्तान ने खेला है, हाँ जी जून में खेला ये जो वर्ल्ड कप था T20 का, जो कि अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ में हुआ। और अगर उस वर्ल्ड कप से 13 दिन पहले हेड कोच पाकिस्तान टीम को ज्वाइन करते हैं तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ठीक है, और अभी अक्टूबर चल रहा है, तो 5-6 माह के अंदर ही अगर आपका हेड कोच चले जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि कहीं बड़ी संजीदा किस्म के मामला, राइट बिफोर सीरीज, हाँ सीरीज, और बिल्कुल वो गए भी वैसे ही जैसे आए थे, मतलब सीरीज के ऊपर ही गए। बिल्कुल सही बात है। तो उस वक्त भी जब उनसे मेरा ख्याल सवाल हुआ था वर्ल्ड कप के दौरान, तो उन्होंने कहा था कि मुझे तो अभी आए हुए 13 दिन हुए हैं। ये अल्फाज उनके खुद के हैं जो उन्होंने कहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में। मुझे याद नहीं पड़ रहा कि ये USA वाले मैच के बाद थे या फिर इंडिया वाले मैच के बाद थे, लेकिन उन्होंने कहा था कि मुझे अभी 13 दिन आए हुए हैं, या पता नहीं USA वाले के बाद ही होगा, ठीक है। सो इस दौरान अगर इस तरीके से अगर आपकी इस सतह पर तब्दीलियां आती हैं तो ये कोई इतना अच्छा मंजर नहीं है। और फिर आप देखें कि ना सिर्फ ये कि अंदरूनी तौर पर इसमें अदम इस्तेहकाम और जो आपकी सोचने का अंदाज है उसका इजहार होता है, बल्कि दुनिया में पाकिस्तान का जो पैगाम जाता है वो कोई इतना अच्छा नहीं जाता। क्योंकि जब आप किसी, इवन अगर आपका अपना कोच भी हो, अगर आप उसको भी 3-4-5 माह के बाद बदल देंगे तो वो भी दुनिया में खबर तो जाएगी पाकिस्तान की। लेकिन जब आप किसी को बाहर से लेकर आते हैं और उसको आप पहले उसके साथ कुछ और वादे करते हैं, बाद में आप वादे नहीं निभाते हैं, आप ये कहते हैं कि उनको हमने ये कहा, उन्होंने नहीं किया, उनकी तरफ से खबर आती है कि इन्होंने हमारे साथ ये वादा किया था, वो नहीं निभाया। तो अभी कुछ देर में मेरा ख्याल है गैरी ने अपना बयान जारी करना है, उन्होंने अपना स्टेटमेंट देना है। तो ये जो अलहदगी हुई है दोनों की, ये कोई इतना वो नहीं है कि हंसी खुशी कोई, ठीक है पाइन, थोड़ी बहुत मेहरबानी हो गया, थोड़ी बहुत मेहरबानी, अरे जाएं जी आप भी खुश रहें मैं भी खुश, ये ऐसा नहीं है। ये बड़ा सोचना है। और पाकिस्तान ने क्रिकेट में गुज़िश्ता 1-2 बरस में अगर आप देखते हैं तो इस मिसबाह उल हक का जाना, वक़ार यूनुस का जाना, फिर मिकी आर्थर का आना और मिकी आर्थर उसकी टीम का जाना, फिर मोहम्मद हफीज़ का आना, मोहम्मद हफीज़ का जाना, वहाब रियाज़ का आना, वहाब रियाज़ का जाना, मिकी आर्थर, इनका गैरी क्रिस्टन का आना, उनका चले जाना। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जिनको अगर आप मजमूई तौर पर देखते हैं तो कोई इतना अच्छा मंजर पाकिस्तान क्रिकेट का पेश नहीं करती है। आना जाना लगा हुआ है, आना जाना देखें ना, ये अगर आप टॉप लेवल पर लोगों को बार बार बदलते रहेंगे तो फिर वो स्टेबिलिटी आ नहीं सकती, क्योंकि खिलाड़ी यही हैं, इन्होंने उनके साथ अगर खेलना है तो हर शख्स जब आता है हेड कोच के ओहदे पर या चीफ सेलेक्टर के ओहदे पर तो उसकी अपनी एक सोच होती है, उसका अपना काम करने का अंदाज है, और वो उसको उस अंदाज से काम करने की कोशिश करता है। जब वो खिलाड़ियों के साथ अगर उसका कहीं ना कहीं कुछ एतमाद बहाल होता है या आपका वर्किंग रिलेशनशिप बेहतर होने की तरफ जाता है तो वो बदल जाता है। हाँ। वो नया आता है, वो सिफर से शुरू करता है, खिलाड़ी उसके साथ सिफर से शुरू करते हैं। तो ये चीजें इतनी अच्छी नहीं है। तो गैरी का जाना पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, देखिए वो अच्छे कोच थे या नहीं थे,
वो पाकिस्तान के लिए कुछ कर सकते थे या नहीं कर सकते थे, ये सब चीजें आपको पहले सोचने की जरूरत है। ठीक है, वो अच्छे थे या नहीं थे, इसका फैसला उनके जो मुआहिदा था उसकी मुद्दत को पूरी होने के बाद उसका फैसला होना था। ठीक है, लेकिन अब तक उन्होंने क्या किया है, इतने में क्या उन्होंने करना है, एक टूर्नामेंट पाकिस्तान ने खेला है, टूर के ऊपर वो पाकिस्तान टीम के साथ जुड़े हैं, टूर खत्म हुआ है, वो अपने घर पाकिस्तान टीम चैंपियंस कप तक तो वो साथ नहीं थे। ठीक है, मतलब क्या पीछे रह हाँ, सो ये कोई इतना अच्छा नहीं है। अब जो गैरी इनको जैसन को लगाया 1 महीने के लिए, तो ये भी एक आप इसको कह रहे हैं ना कि जुज वक्ती फैसला है। हाँ, ये इसमें शॉर्ट टर्म प्लानिंग है। और मुझे लगता ही है कि शायद चूंकि 1 महीना तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने रहना है ऑस्ट्रेलिया में, नवंबर तो पूरे का पूरा ना पाकिस्तान का ऑस्ट्रेलिया में है, तो इसका मतलब ये है कि जब पाकिस्तान जिम्बाब्वे जाएगा तो पाकिस्तान का कोच कोई और होगा। पाकिस्तान का कोच जिम्बाब्वे, प्रेडिक्शन आ गई है। क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आज जो ऐलान किया वो ये किया ना कि 1 माह के लिए वो इजाफी तौर पर जैसन को ये जिम्मेदारी दे रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि 1 महीना तो पाकिस्तान टीम का नवंबर में इधर ही गुजरना है ऑस्ट्रेलिया में, और अगर आज की तारीख से उसको ले लें तो इसका मतलब ये कि अब 28 नवंबर तक जा रहे हैं, तो वहां तक जैसन है, जिम्बाब्वे टूर के ऊपर पाकिस्तान टीम का कोई और कोच होगा, और फिर पाकिस्तान जब साउथ अफ्रीका खेलने के लिए जाना है, और मेरा ख्याल हो सकता है सब कुछ बदला हो। ये भी कोई पता नहीं है कि गैरी के बाद जैसन का अगला नंबर हो, और जैसन के साथ भी हो सकता है ना। ये दूसरी बड़ी प्रेडिक्शन आ गई है। हालात ऐसे नजर आ रहे हैं, हालात अभी व्यूअर्स हमारे साथ एंगेज रहे, ये बड़ी प्रेडिक्शंस आ रही हैं। हालात ऐसे बन सकते हैं ना कि जैसे गैरी क्रिस्टन के साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इख्तिलाफात हुए, तो जैसन के भी साथ हो सकते हैं। मोहम्मद यूसुफ साहब के से पहले, हाँ, तो जैसन के भी हो सकते हैं ना, जैसन के भी हो सकते हैं, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हो सकता है उनसे वो भी इस नहज पर पहुंच जाएं, या वो इस अंदाज से सोचना शुरू करें कि मेरा क्या काम है फिर पाकिस्तान की क्रिकेट में। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ हो सकता है उनका भी सफर इख्तिताम पजीर हो, और पाकिस्तान क्रिकेट टीम का आने वाले दिनों में कोई एक ही कोच हो जाए, वाइट बॉल का भी और रेड बॉल का भी। और इस वक्त जो सारी की सारी निगाहें हैं और सारे के सारे जो काफिले हैं वो आकिब जावेद साहब की तरफ सफर कर रहे हैं। मतलब सुबह क्या खाना है, आकिब से पूछो, दोपहर में क्या खाना है, आकिब से पूछो, रात का क्या खाना है, आकिब से पूछो, किसको टीम में रखना है, आकिब से पूछो, किसको टीम से निकालना है, आकिब से पूछो। ठीक है, पिच कौन सी बनानी है, आकिब से पूछो, कोच किसने होना है, आकिब से पूछो, किसने नहीं होना, आकिब से पूछो। तो इस वक्त तो आकिब क्या कहता है, किससे पूछो, आकिब साहब कहेंगे मैं भी तो कुछ कहना चाहता हूं ना। तो आकिब साहब मैंने फोन कहा, हाँ तू 10 की कहना है। That's ironic. सो ये जो है ना, ये बड़ी इस वक्त जो सारी की सारी जो लगता है कि ताकत का मरकज व महवर जो है वो आकिब साहब को बनाया जा रहा है। और ऐसे ही पाकिस्तान ने एक वक्त में वहाब रियाज को बनाया, एक वक्त में मोहम्मद हफीज को बनाया, एक वक्त में मिकी आर्थर को बनाया। ये होना नहीं चाहिए। अगर आप उनको डायरेक्टर क्रिकेट बनाना चाहते हैं, वैसे मैं पाकिस्तान की क्रिकेट में अगर कोई ज्यादा बेहतर जगह पर जहां पर उनकी पाकिस्तान को जरूरत है और वो ज्यादा बेहतर तरीके से पाकिस्तान के लिए काम कर सकते हैं, वो पाकिस्तान टीम की कोचिंग से ज्यादा पाकिस्तान का जो स्ट्रक्चर है ना, अगर आप उसको ठीक करना चाहते हैं, फर्स्ट क्लास को ठीक करना चाहते हैं, अपनी एज ग्रुप को ठीक करना चाहते हैं, अगर आप अपने पाथवेज को ठीक करना चाहते हैं, अगर आप अपनी नर्सरी को ठीक करना चाहते हैं, क्रिकेटर्स की फैक्ट्री को ठीक करना चाहते हैं, तो वो सबसे बेहतर इस वक्त जो लोग हैं ना, उनमें वो उस जगह पर काम कर सकते हैं। कि क्रिकेट टीम की कोचिंग आप हर वक्त जो है ना वो टीम के साथ रहेंगे। यहां पर रहते हुए भी वो टीम को तो ठीक करने के लिए विद इन दी जो उनके पास दस्तयाब वसाइल होंगे वो काम कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान टीम का मसला सिर्फ पाकिस्तान टीम की कोचिंग नहीं है। पाकिस्तान टीम का मसला वो एक सप्लाई है, जो चेन है ना आपकी, आमदन और क्या उसको कहा जाता है, क्या उसको कहता है, डिमांड एंड सप्लाई जो है, वो जो है ना कि आप क्या आपके पास आ रहा है, आपके पास है क्या। तो वो एक साइकिल पाकिस्तान का जो है टूटा हुआ, उसको ठीक करने के लिए अगर आप उस शोबे में वहां पर उनसे उनकी सलाहियतों से इस्तेफादा किया जाए तो वो बहुत अच्छे तरीके से, बहुत बेहतर तरीके से उस पर काम कर सकते हैं और पाकिस्तान की क्रिकेट की ज्यादा खिदमत कर सकते हैं। ये देखें, ये जो चीजें हैं ना ऑन टूर कोचिंग की या पाकिस्तान टीम के साथ, चाहे देखें तो इसको भी मॉनिटर कर लें, लेकिन पाकिस्तान की क्रिकेट को उनकी ज्यादा जरूरत पाकिस्तान टीम से ज्यादा किसी और जगह पर है। लेकिन फिर ये जब वो वहां पर चले जाएंगे तो फिर बहुत सारे लोग वहां पर शामिल हो जाएंगे। उसमें इंटरनेशनल क्रिकेट का डायरेक्टर है, आपके चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं, आपके डोमेस्टिक के लोग हैं, तो वो फिर हो सकता है अगर वो इनके साथ कंफर्टेबल नहीं होंगे तो वो फिर कहेंगे इनका क्या काम है। क्योंकि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डोमेस्टिक को या इंटरनेशनल को या ऑपरेशंस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चल रहे हैं, वो कोई इतने अच्छे अंदाज में नहीं चलते हैं। वहाँ पर मुख्तलिफ जगहों पर आपको मुख्तलिफ
निस्बतन बेहतर अफराद की, ह्यूमन रिसोर्स की ज़रूरत है अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उसको करना चाहे। लेकिन अब तक जो नज़र आ रहा है ना कि अगर जैसन भी चले जाते हैं तो अगर पाकिस्तान अगर सकलैन मुश्ताक साहब को लगाना चाहते हैं तो उससे बेहतर है वो जहाँ पर हैं वहीं पर रखें उनको, मतलब फिर किसी और तरफ आप देखें। जो ठीक नहीं है सो वो नहीं है। उनका जो तजुर्बा पाकिस्तान टीम के साथ था, आपको कोच वो होना चाहिए, एक तो वो हिकमत अमली बड़ी अच्छी बनाता हो, उसकी किसी भी जगह के ऊपर कहीं इस तरह की कमजोरी ना हो को उसको बहुत ज्यादा समझौता करना पड़े। ये ना हो कि हेड कोच को पता ही नहीं है और कप्तान और चेयरमैन खुद ही प्लेइंग 11 बनाए जा रहे हैं। इस तरह से काम चल नहीं पाता है। मुख्तलिफ सलाहियात होती हैं कप्तान में, और वो नहीं, कप्तान में या कोच में कोई भी है, कोई भी है, अलग जो है उसकी कोई भी है। हाफिज साहब, ये जिस तरह से सर्जरी की बात हो रही थी और जिस तरह से रिपेयरिंग जो है वो चल रही है, एक हमारी जो स्टेडियम्स की हालत है वही हमारी इस वक्त जो है वो क्रिकेट की भी हालत हो चुकी है। सब कुछ दरम बरम है, किसी का कोई नहीं है, किसी का मतलब कोई हेड कोच नहीं है, कहीं पर कप्तान नहीं है। अब जाकर अच्छा एक मासूमाना सा सवाल है मेरा कि ये कप्तान तो हमें बहुत देर से पता था कि रिजवान ने बनना है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का क्या मतलब लॉजिक था? देखें, बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान करना होता है और जब आप कोई बड़ा फैसला करते हैं तो उसके लिए आते हैं। तो ये इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन जहाँ तक ताल्लुक़ इस चीज़ का है कि अब उनके ऊपर जिम्मेदारी है, भारी जिम्मेदारी आयद होती है। तो शायद मेरा ख्याल है कि आज हमें अपने नाजरीन को वीडियो दिखानी चाहिए जब ये कनेक्शन कैंप हुआ था और उसमें सलमान अली आगा को बुलाया गया था। तो आपको याद आया होगा मुझे याद आया, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर यह गुफ्तगू हुई थी कि सलमान को बुलाने का मतलब ये है कि कुछ मुख्तलिफ होने जा रहा है। हाँ। और ये बिला वजह नहीं है। तो शायद उस वक्त लोगों ने उसको संजीदा ना लिया हो, आज के दिन में लोगों को पता चल गया है कि वो कनेक्शन कैंप में क्यों थे। तो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी वो एक बाज़ाब्ता तौर पर आपने एक बड़ा फैसला करना तो उसके लिए आपने उसको अनाउंस किया। लेकिन जो आपने सर्जरी का जिक्र किया है, ये तो बाद औक़ात अल्लाह माफ़ करे किसी को ना सर्जरी की ज़रूरत पेश है, उसके बाद इन्फेक्शन हो जाता है। तो ये इन्फेक्शन चल रहा है। इन्फेक्शन चल रहा है, बिल्कुल सही बात है। तो अल्लाह करे कि ये सर्जरी के बाद जो इन्फेक्शन है ये ख़त्म हो और एंटीबायोटिक्स नहीं मिल रहे हैं, थोड़ा बेहतरी की तरफ चलें और स्टेबिलिटी आ जाएगी। क्योंकि अभी आपकी चैंपियंस ट्रॉफी है, क्रिकेट आपकी अवे है जो आपने खेलनी है, और जब आप अवे क्रिकेट पे होते हैं तो आपके लिए मुश्किलात ज़्यादा होती हैं क्योंकि टीम की जीत के इम्कानात कम और हारने के ज़्यादा होते हैं। क्योंकि जब आप ऑस्ट्रेलिया में जाएंगे तो आपके लिए मुश्किल सीरीज़ होगी। उन्होंने भी अपनी स्क्वाड का ऐलान किया, पर जब आपने साउथ अफ्रीका जाना है आपके लिए और मुश्किलात होंगी। तो पाकिस्तान को स्टेबिलिटी की ज़रूरत है और अब इसके बाद फिर चैंपियंस ट्रॉफी भी आपने होस्ट करनी है। सो अगर जो आपके क्रिकेटिंग डिसीजन हैं, अगर उसमें कुछ थोड़ा सा ठहराव आता है और उसके बाद टीम की कारकर्दगी की बेहतर होने, बॉल वाला जो इंजेक्शन है वो काम कर जाता है। देखिए आकिब साहब का ना काम करने का एक अपना अंदाज है और उनको उसमें आज़ादी की ज़रूरत होती है और वो कायल गुफ्तगू करते हैं, कायल होते हैं, बाज़ औक़ात किसी जगह पर फंस जाते हैं तो फिर फंसे भी रहते हैं। उनको सोचने का अंदाज है ना उनका, हर किसी का अपना होता है। लेकिन इसमें कुछ शक नहीं है कि वो ग्राउंड के ऐसे फ़र्द हैं, ऐसे शख्स हैं जो ग्राउंड में, ऐसे इंसान है ग्राउंड में रहना पसंद करते हैं। ये जो लाहौर कलंदर्स की जो टीम है ना, ऑनेस्टली मैंने जिससे मुलाकात की है, ये वो कोर है कि ये अकेला बहुत कुछ ठीक कर सकता है। देखिए बात ये है, हर बंदा जो है ना वो हरफन मौला है। जब इन्होंने बुनियादी तौर पर उसका LQ को भी बहुत फ़ायदा हुआ। और जो वो देखिए अब लोग ये देखते हैं ना कि क्या था, तो जब आप एक प्रोसेस के ऊपर होते हैं तो आपको नाकामियां भी आती हैं और फिर आप कहीं ना कहीं जाकर कामयाब भी होते हैं। तो जो आज़ादी उनको LQ की तरफ से थी ना, LQ की तरफ से थी, लाहौर कलंदर्स की तरफ से, अगर उनको आज़ादी नहीं मिलेगी तो आपके पास नताइज भी नहीं आएंगे। तो ये क्रेडिट उनकी मैनेजमेंट को भी जाता है। फ्री हैंड आकिब साहब यहाँ कैंप लगाना है, वहाँ कैंप लगाना है, इसको रखना है, उसको नहीं रखना, उसको रखना, ठीक है आप वहाँ चले जाएं, खानेवाल चले जाएं, गुजरावाला चले जाएं, रावलपिंडी चले जाएं, सियालकोट चले जाएं। तो ये एक टीम वर्क होता है, ठीक है, जिसमें जो आपको फाइनेंस कर रहे होते हैं, जो आपकी एडमिनिस्ट्रेशन को देख रहे होते हैं, उन तमाम लोगों का भी उतना ही किरदार होता है कि अगर उन्होंने एक बंदे पर ट्रस्ट किया है तो फिर उसको आज़ादी भी है काम करने की। तो उसका आप देखें क्रेडिट इस टीम में भी आप देखें जो स्क्वाड पाकिस्तान ने अनाउंस किए हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए, कितने नए लोग शामिल हैं उसमें, उसके साथ सोच भी नहीं सकता था कभी कोई। उसके साथ ऐसे इसका भी एक पहलू है कि सबको शामिल कर दें, कोई रह ना जाए। ये भी कोई इतना अच्छा नहीं है। लेकिन आपको जिम्बाब्वे के स्क्वाड में बाबर आजम नहीं है।
ठीक है, गैरी का ये भी एक मसला है ना, गैरी का ये भी था कि उनको खेलना चाहिए, वहाँ पर खेलना चाहिए। देखिए ये मुख्तलिफ किस्म के ख्यालात हैं। जब आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं, आप किस बुनियाद पर फ़खर जमान को इस वजह से या इमाम को इस वजह से निकाल देते हैं कि उनका सब्जेक्ट टू फिटनेस है। तो नोमान अली को भी तो अनाउंस किया ना आपने, सब्जेक्ट टू फिटनेस है। वही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान करता है तो शान मसूद के नाम के आगे लिखा जाता है सब्जेक्ट टू कैप्टनसी। ये क्या है? मतलब आप अपने टेस्ट टीम के कप्तान के साथ ये सलूक कर रहे हैं कि आप उसको दुनिया के सामने बता रहे हैं कि अगर आप कप्तान नहीं होंगे तो आप का जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है वो भी खतरे में होगा। मतलब सोच भी रहे हैं ऐसा, तो आपको क्या जरूरत है लोगों को ये बताने की? और सब्जेक्ट टू फिटनेस आपका नुमान अली के लिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन सब्जेक्ट टू फिटनेस आपका इमाम और फखर के लिए नहीं है। और अगर उन्होंने ट्वीट किया है फखर ने बाबर के, वो ठीक नहीं है, वो उनको नहीं करना चाहिए। ठीक है, बहैसियत सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के प्लेयर की हैसियत से नहीं करना चाहिए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर फखर के ट्वीट से इतना नुकसान पहुंचा है तो ये जो काले चश्मे लगा के लोग फिरते हैं जिन्होंने पाकिस्तान के क्रिकेट का सत्यानाश कर दिया है, हाँ। इनको कौन पनिश करेगा? इनको सजा कौन देगा? अगर क्रिकेटर पाकिस्तान का जो कि आपकी अवे सीरीज है ना जहां पर उसके परफॉर्म करने के ज्यादा इम्कान हैं क्योंकि उसके लिए फेवरेबल कंडीशंस हैं। ऑस्ट्रेलिया में ठीक है, फिर आप जिम्बाब्वे में जाएंगे, आप अगर अफ्रीका में आप उसको तो नहीं लेके जाएंगे, लेकिन उसके लिए बेहतर कंडीशंस हैं। तो आपको उस बंदे को आपने पकड़ लिया है और जिन लोगों ने तबाही की है वो आज़ाद फिर रहे हैं, तो ये नामुनासिब है। और इसी तरीके से नुमान को अगर आप रख सकते हैं तो फिर आप और लोगों को भी रख सकते हैं। ट्रस्ट ही किया है ना, नुमान पर भी ट्रस्ट किया है। वो फिटनेस वो चीज है जिसको आपने इंप्रूव करना है। हाँ। चलें, आपने कामरान गुलाम 100 किया उसने डेब्यू के ऊपर, वो भी डी कैटेगरी में, उसका सबसे आखिर में नाम लिखा हुआ है। अच्छा, नुमान और साजिद भी सी में है। ठीक है, तो देख वो चूंकि अब ये देखें नुमान और ये जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट बने ना, इस पे बहुत सारी चीजें ऐसी नजर आती हैं जो कि डिबेटेबल है। शाहीन नसीम बी कैटेगरी में, बाबर और रिजवान ए में। अब देखें बात सिर्फ दो, बाबर और रिजवान ए में। बी कैटेगरी पाकिस्तान की टेस्ट टीम का वाइस कैप्टन सऊद शकील है। हाँ। वो क्यों है निचली कैटेगरी में? बिल्कुल सही बात है। अगर वो है तो फिर वो वाइस कैप्टन क्यों है? क्या वो ये डिजर्व करता है? क्या कामरान गुलाम इतने साल की टेस्ट फर्स्ट क्लास क्रिकेट के बाद डेब्यू पर 100 करने के बाद, और हुरैरा जिसने भी इंटरनेशनल क्रिकेट खेली नहीं वो भी उसी में है, कामरान भी उसी में, वहीं पर है, सब एक बराबर हो गए सब। तो ये क्या है तरीका है ना, ये नामुनासिब। और फिर अगर आप अपने यंगस्टर्स को देख रहे हैं कि जो आपके वाइट बॉल क्रिकेट के लिए आप उनके लिए कैटेगरी बनाए ना, बी में बढ़ा देते आप खिलाड़ी, आप ए में बढ़ा, कुछ ना कुछ तो कर सकते हैं ना। हाँ। मतलब बाबर किस बुनियाद पर, शादाब खान किस बुनियाद पर कैटेगरी सी में, उनकी क्या परफॉर्मेंस है? अगर फखर जमान की कारकर्दगी ठीक नहीं है, इमाम की कारकर्दगी ठीक नहीं, तो शादाब की कौन सी कारकर्दगी, अब्दुल्ला शफीक की कौन सी ठीक है? वो भी तो है। तो ये एक के बाद एक आ जाते हैं ना आपके सामने, एक के बाद एक आ जाएंगे। तो ये बड़े सवालात हैं। फिर जो परफॉर्मेंसेस जिस तरह से स्क्वाड बने हैं, आपको तो किसी ने नहीं कहा होगा अभी तक, सब लोग हो बहुत अच्छे बन गए, बहुत अच्छे बन गए, हाँ क्या कमाल कर दिया है, ऐसा नहीं है। ये सारा कमाल नहीं है, आपने इसमें कुछ कमाल है और कुछ जमाल भी है। आपने इसमें वबाल भी है। टू गुड। इसमें आपको उन खिलाड़ियों को, ये नहीं है कि आपने सबको हर जगह ही मुंतखब करना है। आप आइडेंटिफाई करें कि कौन इस काबिल है। तो शाहनवाज दानी किस बुनियाद पर पाकिस्तान की टीम में आ गए, उनकी क्या परफॉर्मेंसेस थी? मतलब ना बॉल आगे होता है ना पीछे होता है। लेकिन ऐसे करके तो देखते हैं ना, बाउंसर मारने के बाद। तो वो तो फिर किसी WWE के रेसलर को रख लें, वो भी बहुत अच्छे तरीके से देख। सो ये उसमें बहुत सारे सवालात हैं। मतलब उस्मान खान है, वो कहाँ पर उनको होना चाहिए था, वो कहाँ पर हैं? अच्छा, उस्मान खान की फिटनेस के ऊपर भी क्वेश्चन है। उनकी फिटनेस मेरे ख्याल से ये 8.2 समथिंग उनकी बहुत मतलब खराब फिटनेस थी। ये पर पूरी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में भी काबिले गौर हैं, काबिले बहस हैं। जो आपके स्क्वाड्स का ऐलान हुआ है ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे के लिए, उसमें भी है। तो ये कोई इतना, चूंकि इस वक्त पाकिस्तान जीता हुआ है ना, तो लोग उसी अंदाज में खुश हैं, और चूंकि कुछ तब्दीली आ गई लोग उस अंदाज में भी खुश हैं। लेकिन तमाम चीज़ें एक तरफ रखकर आप उसको ये नहीं कह सकते कि सब अच्छा हो रहा है। इतना अच्छा हो रहा होगा, नए नौजवान खिलाड़ियों को मौका मिलना अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन क्या हर नए खिलाड़ी को आपने मौका देना है? और अगर आप वो नौजवान इतने ही आपके लिए अहम है तो उनमें से कितने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में है? अगर फर्ज कर लें आपने 3-4 खिलाड़ियों का साल का सोच लिया है कि ये पाकिस्तान की वाइट बॉल खेलेंगे, तो वो क्यों नहीं है जी फिर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में? क्यों नहीं है? तो इसका मतलब ये है कि अभी कंफ्यूजन है, कहीं ना कहीं पर, और ऐसा नहीं है, मतलब सारा मंजरनामा वैसा नहीं है जैसा नजर आ रहा है। तो अल्लाह करे कि पाकिस्तान की टीम ऑस्ट्रेलिया में अच्छा खेले, अल्लाह करे कि पाकिस्तान की टीम जिम्बाब्वे में अच्छा खेले। ये जो नए खिलाड़ी मुंतखब हुए हैं, ये
परफॉर्म करें बेहतर, पाकिस्तान की तरफ से खेलें, अपनी सलाहियतों का इजहार करें बेहतर अंदाज में, अपने इंतखाब को दुरुस्त साबित करें। लेकिन ऐन उसी वक्त में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो सिलेक्शन कमेटी है या जो फैसला करने वाले हैं, उनको ये देखना है कि आपकी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, शफाफियत होनी चाहिए फैसलों में। एक ही मतलब है कि एक शख्स खड़ा हुआ है इशारे पर, उसको आपने इशारे पर खड़ा होने पे जो है ना वो कर दिया है चालान। हाँ। एक शख्स इशारे से आगे निकल गया, आपने उसका भी जो है वो चालान कर दिया है। तो चालान तो सिर्फ उसी का होगा ना जो आगे गया है, खड़े होने वाले को तो नहीं होगा। तो कानून सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। हाँ। आपको इस तरीके से नहीं ट्रीट करना चाहिए जैसे आपने इमाम को नहीं दिया सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट। अनफेयर है ना। देखिए फिर ये तो एक किस्म का समझ लीजिए इख्तलाफ पैदा करने वाली बात है दूसरे लोगों के दिलों में, क्योंकि जहां पर इमाम को आपने टेस्ट में भी शामिल नहीं किया, उसकी वो इतनी बुरी परफॉर्मेंसेस तो नहीं है ना कि और अगर ये फिटनेस का इशू है तो इसको और तरीके से भी बेहतर किया जा सकता है। बहरहाल ठीक है, अब ये इसको इससे ज़्यादा बेहतर तरीके से हो सकता था। बिल्कुल सही बात है। हाफिज़ साहब, एक तो ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ और उसके अलावा ये जिम्बाब्वे का स्क्वाड अनाउंस हुआ है, फिर जो भी हमने गुफ्तगू अभी की है, इसी के साथ साथ एक और चीज़ ये भी है कि कहीं ना कहीं शाहीन वाला एलिमेंट हमने अभी डिस्कस नहीं किया कि शाहीन को बी कैटेगरी में रखने की क्या रीज़न है, और अगर शाहीन बी कैटेगरी में आता तो फिर बाबर ए कैटेगरी में क्यों आता है? देखिए, कल बासित अली साहब ने ये कहा है कि अगर शाहीन की कैटेगरी बी है तो बाबर की ए क्यों है। कल उन्होंने इन ख्यालात का इजहार किया है बासित अली साहब ने। अगर उन्होंने कहा कि कारकर्दगी की बुनियाद पर अगर आपने किया तो शाहीन की इनफरादी तौर पर कारकर्दगी बाबर से बेहतर है, बाबर की कारकर्दगी उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। सो इसलिए मेरा ख्याल है कि यही वो सवालात हैं जो क्रिकेट के हलकों में जो लोग इसके ऊपर गौर व फिक्र करते हैं, सोच विचार करते हैं, उनके जहन में है कि आपको एक तरीके से ट्रीट करना चाहिए था तमाम खिलाड़ियों को, और अगर आप 3-4 खिलाड़ियों को एक कैटेगरी में रख सकते थे तो फिर आपको रखना चाहिए था। इसका मतलब ये है कि बाबर की अगर ख़राब कारकर्दगी है तो वो फिर ए में कैसे हैं, और अगर शाहीन और बाबर दोनों एक ही जगह पर टीम से बाहर होते हैं और एक ही जगह पर टीम पे वापस आते हैं तो दोनों मतलब इतना अच्छा नहीं है। इसको ज़्यादा बेहतर तरीके से होना चाहिए। ये फैसले इससे ज़्यादा बेहतर अंदाज में होने चाहिए, हो सकते हैं। लेकिन ठीक है, चलें देखते हैं क्या करते हैं, क्योंकि जब आप अपने टेस्ट टीम के कप्तान को सी कैटेगरी में डाल सकते हैं, वाइस कैप्टन को, और जब आप अपने टेस्ट टीम के कैप्टन को ये लिख सकते हैं कि सब्जेक्ट टू कैप्टनसी है, और मेरा तो ये ख्याल है कि जो पाकिस्तान की टेस्ट टीम का कप्तान है उसको ए कैटेगरी में होना चाहिए। जो पाकिस्तान की टेस्ट टीम का लीडर है वो लीडर लगना चाहिए अपनी हर जगह के ऊपर। आप वो नहीं है ना, जब वो नहीं है, फर्ज कर लें वो नहीं है। अच्छा, आज आपके साथ वो मौजूद भी थे, आपकी गुफ्तगू भी उनके साथ हुई है, वो कितने मतलब देखिए काम है, मतलब ही इज स्टिल नॉट सो एग्रेसिव एंड नॉट सो डिमांडिंग, मतलब ही इज फाइन कि वो ठीक है, उनका एक अंदाज है बात करने का। अभी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का आपने जिक्र किया है, वो पाकिस्तान टीम के टेस्ट टीम के कैप्टन है और वो उस कैटेगरी में नहीं है जहाँ पर वाइट बॉल का कैप्टन है। हाँ, ठीक है, शान 3 फॉर्मेट नहीं खेलते, लेकिन इसका तयन कौन करेगा कि शान 3 फॉर्मेट क्यों नहीं खेलते? 2022 में जब वो गए हैं ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप खेलने के लिए, अपने नंबर से हटके वो सबसे ज़्यादा रन उन्होंने स्कोर किए। लिस्ट ए में जो पाकिस्तान की कौमी सतह की वनडे टूर्नामेंट है उसमें उनका लगभग मेरा 50-60 के दरमियान में एवरेज है वनडे मैचेस में। तो आप इस चीज़ को भी एक तरफ रख दें, लेकिन आपकी टेस्ट टीम का कप्तान है, आपका सबसे बड़ा फॉर्मेट टेस्ट फॉर्मेट है, और उस टेस्ट फॉर्मेट के वाइस कैप्टन को आपने सी कैटेगरी में, मेरा ख्याल है सऊद शकील सी कैटेगरी में, और उसमें डेब्यू पर 100 करने वाला जिसने आपके फर्स्ट क्लास का भी रिकॉर्ड बनाया और जो कई बरसों से पाकिस्तान के लिए फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहा है, वो आपकी डी कैटेगरी में है। तो ये एक तरजीहात का तयन आपको करना है कि आपने, और जब आपकी क्रिकेट आपकी तवील दौरानिए की क्रिकेट ठीक होगी ना, तो उससे जब आप बड़ी बस बना लेते हैं ना तो फिर आपके लिए गाड़ियां बनाना आसान हो जाता है कि आपके पास टेक्नोलॉजी आ गई ना, यार मैंने तो बड़ा जहाज बना लिया, तो घर बनाना तो मैं घर बनाना मुश्किल हो जाएगा, नहीं आप बना सकते हैं। तो ये चीजें आपको देखने की जरूरत है। इसमें वो नजरअंदाज हुई हैं, लेकिन लोग खुश होंगे, ठीक हो गया, उसने भी ठीक है, मोहसिन साहब ने ठीक कर दिया, आकिब साहब ने ठीक कर दिया, ठीक है, लेकिन जब रिजल्ट्स आएंगे तो फिर ये सारी गुफ्तगू उलट हो जाएगी। देखिए, रिजल्ट अच्छे आने चाहिए। जब आप नौजवान खिलाड़ियों के साथ जाते हैं तो फिर ये इसका उतना ज़्यादा नहीं होता। क्या आप बेहतर खेलते हैं? नहीं खेलते हैं, आपकी प्लेइंग 11 ठीक है? नहीं है। आपने सिचुएशन के मुताबिक ठीक खेला, आपकी गेम अवेयरनेस ठीक थी, आप फिजिकली फिट नजर आए, आप जान मारते हुए नजर आए। बिज़ाओकात आप जीतते हैं, आप हारते हैं, आप हारते ज़्यादा हैं, जीतते कम हैं,
ठीक है, लेकिन जो चीज़ें हैं उस मैच में वो देखने वाली हैं, अच्छे हैं। मतलब अहमद दानियाल जब हम चैंपियंस कप हो रहा था तो उसकी कारकर्दगी के हवाले से जिक्र हुआ, बहुत अच्छी जगह पर नजर आया। लेकिन अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये देखने की ज़रूरत है कि क्या वो जो तवील दौरानिये का खेल है उसमें पाकिस्तान के काम आ सकता है, तो पाकिस्तान को अपनी फास्ट बॉलिंग को बेहतर बनाने के लिए उन खिलाड़ियों को निशानदेही करने की और उनके साथ काम करने की ज़रूरत है कि हम क्या इनको टेस्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ। और अगर इस तरह के फास्ट बॉल जो 145 प्लस पे बॉल करते हैं, अगर आप वो आपके पास आते हैं तो आपके तवील दौरानिये के क्रिकेट के लिए बड़े बेहतर साबित हो सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। हाफिज साहब, एक चीज़ लास्ट में डिस्कस करना चाहूँगी। फ़खर ज़मान को तो पनिशमेंट मिल गई, उनका तो शो कॉज नोटिस भी अभी उसका मामला भी हल नहीं हुआ, शामिल भी नहीं किया गया उनको स्क्वाड में, सज़ा भी दे दी, सब कुछ हो गया। व्हाट अबाउट द डायरेक्टर इंटरनेशनल्स, जिनके बारे में उन्होंने कनेक्शन कैंप में बात की थी, जिसकी तारीफ भी मोहसिन नकवी साहब ने की है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि फ़खर ने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया, बहुत अच्छा काम किया, लेकिन मामला क्या हुआ उनके साथ? उन्होंने क्या अच्छा किया है, दोबारा नहीं करना। बाहर भेज दिया ना फ़खर को, इसीलिए तो ये जो काले चश्मे वाले हैं उनमें वही साहब है जिनका आपने अभी नाम लिया है। ये जितने भी काले चश्मे वाले हैं या फिर कोई और चश्मा पहन के फिर रहे हो, ये सारे वही हैं। वो अकेला डायरेक्टर इंटरनेशनल नहीं है, वो चूँकि घूम ज़्यादा गए हैं इस मामले में, उनके साथ और भी काफ़ी सारे लोग हैं जिनके फैसले ठीक नहीं हैं, जो उस तरीके से पाकिस्तान के क्रिकेट को नहीं चला सके जिस तरह चलाने की ज़रूरत थी। हाँ। तो फ़खर ने चूँकि अच्छा काम किया था कनेक्शन कैंप में, इसीलिए वो बाहर है। फिर उन्होंने कहा ठीक है यार, हमें अच्छा काम करने वाले की ज़रूरत नहीं। देखिए, पनिशमेंट जब आप कोड ऑफ कंडक्ट वायलेट करते हैं, तो जब आप कवायद ज़वाबत की खिलाफ वर्जी करते हैं तो आपको सज़ा मिलनी चाहिए, ठीक है। लेकिन आप इस चीज़ का तयन करते हैं कि कवायद ज़वाबत बनाने वाले ही उनकी बेदबी तो कर रहे हैं, आप ये करते हैं कि क्या सज़ा देनी है। हाँ। आप जांचते हैं कि ये हादसा क्यों रूनुमा हुआ। जज इसी चीज़ को, इस चीज़ का तयन करता है बैठ के कि क्यों हुआ, हादसाती तौर पर हुआ, जज्बाती फैसला था, प्लान था, मनसूबा बंदी के तहत किया गया। फिर आप उस नतीजे पर पहुंचते हैं कि यहाँ पर जज्बात कितने शामिल थे, यहाँ पर और चीज़ें कितनी शामिल थी। फिर आप देखते हैं यार फ़खर पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान तो उनको कैसे आगे लेगा। लोग तो ये भी बात कर रहे हैं कि बाबर आजम को भी अब ट्वीट करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। लोग तो कल से सवाल हो रहा है कि फ़खर के लिए बाबर आजम को भी ट्वीट करना चाहिए। बाबर आजम को क्या लिखना चाहिए? दिस शैल पास। नहीं, बाबर आजम को लिखना चाहिए स्टे स्ट्रॉन्ग। नहीं, बाबर आजम को लिखना चाहिए सबसे पहले तुमने घबराना नहीं है फ़खर ज़मान। लिख ही ना दे कहीं वो। खैर, उम्मीद करते हैं कि जी ये जो मोहब्बत है, जो मोहब्बत फ़खर ने दिखाई है, वो बाबर को भी दिखानी चाहिए। और आई डोंट नो कि बाबर दिखाते हैं या नहीं दिखाते उनको बस ठीक है। वो देखिए, ये लोगों के जज्बात है ना, चूंकि लोग बात करते हैं तो उस हवाले से लोग कहते हैं, लेकिन की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि फ़खर के इतने ज़्यादा भी कोई परफॉर्मेंस नहीं है, कभी चल जाते थे कभी नहीं। लोग हैं ना, अब लोग तो अपने अपने हवाले से गुफ्तगू करेंगे। देखिए, ठीक है, तो यही होता है ना, कभी आप करते हैं कभी नहीं करते हैं। तो न्यूजीलैंड के खिलाफ जो पाकिस्तान वर्ल्ड कप में जब उनको खिलाया था तो उन्होंने परफॉर्म किया था ना। तो कौन सा इस टीम में ऐसा खिलाड़ी है जो 10 मैचों में 10 परफॉर्म करता है? तो दुनिया की किसी भी टीम में 10 मैचों में 10 कौन करता है? ऐसा नहीं होता। आप कभी हर दिन आपका नहीं होता। नहीं होता। बिल्कुल सही बात है। खैर, हाफिज साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और इसी के साथ अभी आज की गुफ्तगू का इख्तिताम करते हैं। बहुत सारी खबरें थी और करते कराते हम तमाम खबरों को जो है वो डिस्कस कर ही चुके हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आपसे मुलाकात होती है कल नई डिटेल्स के साथ। तब तक के लिए हाफिज साहब और मुझे इजाज़त दीजिए। टेक केयर, बाय बाय।